नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग जो है यूपी पुलिस होमगार्ड के जो ये प्रैक्टिस सेट आया अंकित भाग्य सर का, तो इसमें जो मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, एग्ज़ाम सभी को पता है कि 25, 26, 27 अप्रैल को होने वाला है और मॉडल पेपर आज का हमारा दूसरा मॉडल पेपर है। ठीक है, इससे पहले हम बात करते हैं, पहला मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिसका आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप चाहे अंकित भाटी सर का हो या फिर एग्जामपुर के विवेक सर का हो, उनका भी मॉडल पेपर होमगार्ड के लिए अपलोड किया गया है। आप हर एक वीडियो को जो भी आप इच्छा करें आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर बात करते हैं किसी पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे होमगार्ड का हो या किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिएगा टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा, आप उसमें ज्वाइन होके हर एक पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं मॉडल पेपर दूसरे से। देखिए इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन, एक मिनट थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं। ठीक है, बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? माउंटबेटन के द्वारा, मिंटो के द्वारा, वेलेस्ली के द्वारा या फिर कर्जन के द्वारा? तो आप कहेंगे जो बंगाल का विभाजन हुआ था सभी को पता है 20 जुलाई कितने को हुआ था? 1905 में हुआ था। विभाजन करना कौन थे? तो आप कहेंगे कर्जन के द्वारा इसका विभाजन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? पूना पैक्ट के तहत हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे यह 1932 में किया गया था। ठीक है, पूना पैक्ट हुआ था। चलिए आगे की हम बात करते हैं। पूना पैक्ट वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी के बीच एक समझौता हुआ था, उसी को कहा जाता है पूना पैक्ट। प्राचीन शहर लोथल जो है एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, प्रसिद्ध है और भारत के किस राज्य में स्थित है? लोथल की बात करते हैं, भोगवा नदी के किनारे था, एक गोदीवाड़ा बंदरगाह भी मिला था। लोथल नदी के किनारे होने के कारण यह बंदरगाह भी था। कहाँ था? तो आप कहेंगे गुजरात राज्य में हो जाएगा। कहाँ है? गुजरात में। चलिए तीसरा के बाद चौथा प्रश्न है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सभी को पता हो जाएगा, अंतिम तीर्थंकर की बात किया जा रहा है तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, चलिए अगर पहला पूछा जाएगा तो पहले कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। याद रहना चाहिए आपको, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे तराइन के प्रथम युद्ध की बात होती है तो कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1192 में हुआ था, तीसरा कब हुआ था आप बताइएगा। ठीक है, तो दूसरा हमसे पूछा गया था तो आप कहेंगे 1192 में हुआ था। किसके द्वारा लड़ा गया था? तो आप कहेंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध हुआ था। चलिए थोड़ा सा हम जल्दी करते हैं क्योंकि क्वेश्चन टोटल 100 दिए गए हैं। कह रहा है पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान करना है तो कौन सा उपग्रह हो जाएगा? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चलिए पूछा जा रहा है कि विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? विश्व के जल संसाधनों में भारत का कुल अंश कितना हो जाएगा? कितना परसेंट भारत यूज करता है? तो आप कहेंगे 4% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी वाले में दिया है तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थितियां होती हैं? ठीक है, प्रश्न में कह रहा है किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थितियां होती रहती हैं? तो कहाँ से होता है? तो आप कहेंगे यह हो जाएगा आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात कर रहे हैं कि काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? काकरा पार सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे यह तापी नदी पर स्थित हो जाएगा। ठीक है, तापी नदी पर। चलिए आगे की अब हम बात कर लेते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है सरयू नदी जो है किसकी सहायक नदी है?
सरयू नदी जो है किसकी सहायक नदी है? शारदा की है, पिंडर की है, या फिर टोंस की है, भागीरथी की है? तो जो सरयू नदी है यह शारदा नदी की एक सहायक नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, देखिए आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? स्वतंत्रता के अधिकार हमसे पूछा जा रहा है मूल रूप से, तो आप कहेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हो जाएगी 19 से 22 इसे कहा जाता है। ठीक है, 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है, और बात करते हैं 22 में, अगर हम बात करते हैं 19 से 22 तक टोटल बताया गया है, 19 हो गया, और 20 की अगर हम बात करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगी, 20 किसका हो जाएगा? तो आप कहेंगे दोषी सिद्धि के संरक्षण हो जाएगा, और 21 क्या हो जाएगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हो जाएगी। चलिए, पूछा गया है भारत संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? भारत सरकार के कुल कितने अंग हो जाएंगे? तो आप कहेंगे भारत सरकार के कुल 3 अंग हैं, 3 अंग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की अब हम बात कर लेते हैं। 3 अंग में अगर हम बात करते हैं 3 अंग कौन कौन होते हैं, तो आप कहेंगे विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है। चलिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG जिसे कहा जाता है, कैग भी कहते हैं, और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अगर हम बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की बात करते हैं, तो यह की चर्चा जो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 में इसका चर्चा की गई है, अनुच्छेद के 148 में चर्चा की गई है। ठीक है, अगर इनकी आयु की बात करते हैं तो 6 वर्ष से 65 आयु वर्ष तक होती है। ठीक है, 6 वर्ष तक रह सकते हैं, या फिर 65 वर्ष तक आपकी हो सकती है एज। जैसे अगर मान लिया जाए आपको बनाया जाता है 62 वर्ष के अवस्था में इसका महालेख परीक्षक का अध्यक्ष बनाया जाता है, मान लीजिए कार्यकाल के लिए बनाया गया है, तो 65 वर्ष आयु 3 वर्ष के लिए अगर आप पूरा हो गए हैं, 65 वर्ष की आयु होती है, तो आप वहाँ से रिटायर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। 13 के बाद देखिए 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इधर देखते हैं। चलिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के मूल लेख में जो है कितने अनुच्छेद है? जब भारतीय संविधान बना था तब उस समय कुल कितने अनुच्छेद थे, यह हमसे पूछा गया। तो जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय कुल कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, और अनुसूचियां की बात करते हैं तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है? अभी हमने बता के आया है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी कौन करता है? तो आप कहेंगे 19 है। ठीक है, 19 बताता है अभिव्यक्ति की आज़ादी। और 21(a) की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रदान करेगी, यह पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित हो जाएगा? सभी को पता हो जाएगा, कृषि से संबंधित रहता है। ठीक है, कृषि से है पहला क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या में अर्थव्यवस्था में जनसांख्यिकी लाभांश से तात्पर्य है। जनसांख्यिकी लाभांश से क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो आप कहेंगे अगर इसके तात्पर्य की हम बात करते हैं तो कार्यशील आयु से 15 से 59 आयु वर्ष की आयु जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि को देखा जाता है, इसे कहते हैं जनसांख्यिकी लाभांश। ठीक है, चलिए 17 के बाद 18 नंबर का प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, भारत में रबी फसल की बुआई मुख्य रूप से किस समय की जाती है? भारत में जो रबी फसल है इसकी बुआई कब की जाती है? रबी फसल की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए गेहूँ। ठीक है, गेहूँ की बुआई कब की जाती है? तो बताइए, आप कहेंगे गेहूं की अगर बुवाई की बात करते हैं तो नवंबर, अक्टूबर, नवंबर में बोया जाता है। ठीक है, चलिए, जो कि इस समय में काटने के कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो आप कहेंगे 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो यह हुई थी 1950 में। डेट की बात करते हैं तो 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है। ठीक है,
आगे पूछा गया है न्यूटन के गति के प्रथम नियम और किस नाम से जाना जाता है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसकी अगर बात करते हैं तो इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन बी वाले में दिया है, सभी को पता होगा। पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाया जाता है तो उनमें कौन सी ऊर्जा संचालित होती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उछाला जाता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचालित होती है। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ कौन सी ऊर्जा संचालित होती है, कहा जाता है स्थिति ऊर्जा। कौन होता है, स्थिति ऊर्जा होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज करने वाले अगर व्यक्ति की हम बात करते हैं तो रदरफोर्ड हो जाएंगे। ठीक है, परमाणु के नाभिक की खोज करने वाले रदरफोर्ड हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका किस अंग को कहा जाता है। किस को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो राइबोसोम को कहा जाता है, या प्रोटीन की फैक्ट्री है। ठीक है, चलिए आगे की अब बात करते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है पौधों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। पौधों में जो हरा रंग देखा जाता है किसकी उपस्थिति के कारण देखा जाता है, तो आप इसे कह सकते हैं क्लोरोफिल के कारण देखा जाता है। पौधों का जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। 26 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है स्कर्वी रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप कहेंगे विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, और अगर इसकी बात करते हैं इसको ठीक करने के लिए, जैसे स्कर्वी रोग होगा क्या, इसकी बात करते हैं मसूड़ों से खून आता हुआ, घाव भरने में देरी होती है, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। अगर इसको ठीक करना होता है तो जैसे खट्टे फल खाया जाता है, आंवला खाया जाता है, नींबू, संतरा इसके मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो यह किससे हो जाएगा, दूध से संबंधित है। श्वेत श्वेत क्या होता है, तो आप कहेंगे श्वेत जो है सफ़ेद को कहा जाता है। ठीक है, दूध कैसा होता है, दूध भी आपका सफ़ेद होता है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे दूध से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं। खरीफ की फसल कब बोई जाती हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए, दिए गए हैं अक्टूबर नवंबर की हम बात करते हैं तो रबी की फसल बोई जाती है। तो खरीफ की फसल जो बोई जाती है जून और जुलाई के मौसम में बोई जाती है। इसमें मुख्य फसल की अगर हम बात करते हैं तो धान होता है, धान के साथ साथ मक्का बोया जाता है आपका, और कई फसलें हैं जो बोई जाती हैं। तो जून जुलाई में क्या बोया जाता है, मक्का और धान। चलिए रबी की फसल का एक उदाहरण क्या है। रबी की फसल एक उदाहरण पूछा जाता है, अक्सर गेहूं का पूछा जाता है, और खरीफ फसल में पूछेगा तो धान का पूछेगा, रबी में पूछेगा तो गेहूं का पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे की अब हम बात कर लेते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि जायद की फसल का एक उदाहरण बताइए। जायद फसल का एक उदाहरण बता दीजिए, कौन सा हो जाएगा। तो जायद फसल के अगर उदाहरण की हम बात करते हैं तो तरबूज हो जाएगा। इसकी बुवाई की अगर हम बात करते हैं तो यह मार्च और अप्रैल के महीने में बोया जाता है। ठीक है, समझ जाइएगा, अप्रैल लिखना चाहते हैं हम। ठीक है, अप्रैल के महीने में बोया जाता है। इसका एक उदाहरण है तरबूज, खरबूज, जो ककड़ी, खीरे, ये सब बोए जाते हैं, यह होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के मुख्य अंतर बताइए। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। तो देखिए उनमें अगर अंतर की हम बात करते हैं तो उनमें अंतर होता है, डेबिट कार्ड में राशि सीधे बैंक से खाते से कट जाती है, यह उसका अंतर होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड से नहीं होता है। ठीक है, डेबिट कार्ड से ही राशि सीधे बैंक से कटती है, क्रेडिट कार्ड में नहीं कटती है, यह उनका अंतर हो जाएगा। 32 नंबर के प्रश्न में है, कह रहा है कि मध्यस्थ की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होती है। मध्यस्थ की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होती है, यह बताना है आपको। उत्पाद बढ़ाने के लिए, कर वसूली करने के लिए, निर्यात रोकने के लिए, वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका क्या होती है, तो आप कहेंगे वो वस्तु को उपभोक्ता के पास तक पहुंचाने के लिए, कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है इसका काम। न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य की अगर हम बात करते हैं, एमएसपी का उद्देश्य क्या होता है। न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है, तो बताइए। इसका एक उद्देश्य होता है दोस्तों, इसकी बात करते हैं तो किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी देना। जैसे है गेहूं की बात कर लेते हैं, गेहूं को अगर न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य अगर हम बात कर लेते हैं तो मान लीजिए 25 रुपया, 20 रुपया ही मान लीजिए,
₹20 अगर उसको निर्धारित कर दिया जाएगा तो किसान चाहे जब गेहूँ अगर बेचता है तो ₹20 उस मिलना चाहिए, उससे कम में गेहूँ नहीं खरीदा जाएगा। ठीक है, यही होता है किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी देना, कम से कम इतना तो लेना चाहिए आपको। कह रहा है कि बाजार अनुसंधान क्यों आवश्यक है। बाजार अनुसंधान क्यों आवश्यक है, इसकी चर्चा की गई है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसकी चर्चा क्या होती है। बाजार अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो उपभोक्ता की पसंद और मांग जानने के लिए बाजार अनुसंधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, उपभोक्ता कैसी वस्तु को पसंद करता है, उसकी डिमांड क्या होती है, यह जानने के लिए बाजार अनुसंधान जरूरत होती है। 35 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जाया गया है कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। वन महोत्सव की शुरुआत करने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे इसकी शुरुआत करने वाले हैं के.एम. मुंशी जी हैं। ठीक है, शुरू किस वर्ष हुई थी, तो आप कहेंगे 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब हुआ था, 1950 में हुआ था। कौन व्यक्ति किए थे, के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस हो जाएगी, तो आप कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है, SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। जैव विविधता का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ देखी जाती है, तो आप कह देंगे जैव विविधता सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। पृथ्वी को अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपकी विषुवत रेखा जाती है, यहाँ से आपकी कर्क रेखा होती है, यहाँ मकर रेखा होती है। तो यह जो क्षेत्र होता है बीच वाला, इसकी हम बात करते हैं, जो यह बीच वाला क्षेत्र होता है इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इसमें जो देखी जाती है सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखी जाए, क्योंकि यहाँ गर्मी भी पड़ती है, ठीक है, और ठंडी भी पड़ती है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ दोनों मौसम मिलते हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखी जाती है। ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको PDF देखने के बाद रिवीजन होता रहे जल्दी से जल्दी। एक मिनट ज़्यादा ऊपर चला गया है। हाँ ठीक है, यहाँ से पूछा गया है, एक मिनट, कह रहा है कि रेड डेटा बुक किसने संबंधित है। रेड डेटा बुक जो है यह किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे यह लुप्त प्राय प्रजातियां जो हैं उनसे संबंधित। जैसे कोई प्रजाति दिखाई नहीं देती है, जैसे एनाकोंडा की हम बात कर लेते हैं, तो उसका जो है रेड डेटा बुक से संबंधित होता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे सामने है, कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था। गंगा एक्शन प्लान कब शुरुआत की गई थी, यह बताना है आपको। गंगा एक्शन प्लान की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो होती है यह हुई थी आपके, एक मिनट दोस्तों, तो गंगा एक्शन प्लान क्या था, आप कहेंगे 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कहला की प्रसिद्ध है ठुमरी गायिका गिरजा देवी जो हैं उनका संबंध किस घराने से है। गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है, तो आप कहेंगे यह बनारस घराना से संबंधित है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है। चलिए कह रहा है कि स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है। स्वामी हरिदास की जयंती कब मनाई जाती है, तो आप कहेंगे इनकी जयंती जो है किस वर्ष, अच्छा कहाँ मनाई जाती है, तो कहाँ मनाई जाती है, तो आप कहेंगे इसकी मनाई जाती है वृंदावन में मनाया जाता है। स्वामी हरिदास की जयंती मनाई जाती है। चलिए अगले बात करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष शुरू हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप कहेंगे इसकी स्थापना की जो शुरुआत हुई थी यह 1963 में शुरू किया गया था। संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत हुई थी। पूरा की बात करते हैं तो 13 नवंबर होता है, 13 नवंबर 1963 को। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध है लठमार होली कहाँ खेली जाती है। लठमार होली पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे लठमार होली बरसाना में खेली जाती है। कहाँ, बरसाना की यह प्रसिद्ध होली है। ठीक है, चलिए आगे की अब हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, बरसाना की अगर हम बात करते हैं तो मथुरा समझ लीजिए, मथुरा के आसपास के क्षेत्र में। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बिरहा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है गाया जाता है। बिरहा किस क्षेत्र में गाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो बिरहा है यह पूर्वांचल के क्षेत्रों में गाया जाता है। ठीक है, पूर्वांचल के क्षेत्र में।
एक मिनट, हमने कहाँ टिक किया, पूर्वांचल के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ किया गया था? स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो आप कहेंगे इसकी शुरुआत होती है 2000 या 2001 भी दिखाई देगा। ठीक है, तो आप कहेंगे इसकी शुरुआत जो है 2000 के 1 के तहत हुई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी? तो इसकी लागू करने की अगर तिथि की हम बात करते हैं तो 2004 में लागू की गई थी। कब हुआ था? 2004 में। इसका जो उद्देश्य था SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के बालिकाओं के लिए आवासीय शिक्षा हेतु शुरू करना था। आवासीय शिक्षा के लिए SC, ST और OBC की बात कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप कहेंगे इसके शुरुआत की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह आपके सामने शुरुआत की बात की जा रही है, तो 31 दिसंबर 1976 में। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1976 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की स्थापना कब हुई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो आप कहेंगे अगर इसकी शुरुआत की हम बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो आगरा में स्थित है, इसकी शुरुआत हुई थी 1927 में। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा जल्दी जल्दी चढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित है? उत्तर प्रदेश में कहाँ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, ला की बात करते हैं, तो आप कहेंगे इसकी शुरुआत जो यह आपके उत्तर प्रदेश में के कहाँ है? तो लखनऊ जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के हीरा किस जिले में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है? तो हीरे की बात करते हैं तो बांदा जिला में पाया जाता है, हल्का फुल्का। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? बांदा जिले में। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ओबरा जो ताप विद्युत की स्थापना है किसके सहयोग से बनाया गया था? तो यह पूर्व सोवियत संघ है, USSR की बात करते हैं, जिसे रूस कहते हैं वर्तमान समय में। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है, किस जिले से प्रवेश करती है यह आपको बताना है। तो आप कहेंगे बिजनौर से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है बिजनौर जिले से प्रवेश करती है भारत में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न, देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि खसरा में क्या दर्ज होता है? खसरा में क्या दर्ज होता है? तो आप कहेंगे अगर खसरा की बात करते हैं तो खसरा में होता है आपका क्या? फसल का या फिर क्षेत्र खेत का विवरण होते हैं। खसरा खतौनी पूरा लिखा जाता है, खसरा और खतौनी होता है। खसरा खतौनी से क्या संबंधित हो जाए? फसल के खेत के विवरण से संबंधित होता है, जिसे लेखपाल की जरूरत होती है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि खतौनी, अच्छा खतौनी किससे संबंधित? वही खसरा और खतौनी, तो क्या हो जाएगा इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका भी स्वामित्व रिकॉर्ड के लिए होता है, जो आपकी भूमि का रिकॉर्ड जिसमें रहता है उसे कहा जाता है खतौनी। कह रहा है कि नामांतरण का अर्थ क्या होता है? नामांतरण का अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो यह स्वामित्व परिवर्तन दर्ज करना होता है। ठीक है, स्वामित्व परिवर्तन दर्ज करना होता है, इसका अर्थ नामांतरण करना। अगला प्रश्न है, यूपी में डायल 112 जो है का पुराना नाम क्या है? यूपी में 112 सभी को पता है, पहले उसका नाम यूपी पुलिस 100 था। ठीक है, इमरजेंसी में थी, अब वर्तमान समय में क्या नाम हो गया है? तो आप कहेंगे 112 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है इसमें, उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष शाखा STF, जो STF है उत्तर प्रदेश की विशेष है, इसका नाम क्या होता है? फुल फॉर्म। तो इसके अगर फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो इसका होता है स्पेशल टास्क फोर्स होता है। क्या होता है? स्पेशल टास्क फोर्स। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS का गठन कब किया गया था? आतंकवाद निरोधक दस्ता की बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसका गठन कब किया गया था? तो आप कहेंगे इसका गठन हुआ था 2007 में हुआ था। ठीक है, 2007 में।
चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन हेल्पलाइन नंबर क्या है? महिलाओं से संबंधित इनमें से कौन सा नंबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1090 होता है, महिलाओं से संबंधित होता है। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है, एक पुलिस सर्किल का नेतृत्व कौन सा अधिकारी करता है? एक पुलिस का जो सर्किल होता है उसका नेतृत्व कौन करता है, कौन से अधिकारी करते हैं? तो आप कहेंगे क्षेत्राधिकारी, जिसे सीओ कहा जाता है, वह सर्किल का एक नेतृत्व करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? उत्तर प्रदेश के पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो आप कहेंगे उनका प्रतीक चिन्ह होता है 2 मछलियों वाला लोगो होता है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस में ध्वज में कौन 2 रंग शामिल है? उत्तर प्रदेश के पुलिस का जो ध्वज का रंग है उसमें कौन से 2 रंग शामिल किए गए हैं? तो आप कहेंगे उसका जो रंग होता है लाल और नीला होता है। ठीक है, लाल और नीला। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, जहां आईपीएस अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थित है आपके मुरादाबाद ज़िले में है। ठीक है, कहाँ है? मुरादाबाद में, जहाँ आईपीएस लोग की ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए और स्थापना की अगर बात करते हैं तो यह उसकी स्थापना 1901 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि 64 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? भारत में जो आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, किसकी जिम्मेदारी होती है? तो आप कहेंगे गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। भारत में पूछा है। यूएपीए किससे संबंधित है? यूएपीए की अगर हम बात करते हैं, इसकी संबंधित किससे हो जाएगा, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप कहेंगे इसका संबंध है आतंकवाद विरोधी कानून बनाना। ठीक है, आतंकवादी विरोधी कानून से संबंधित हो जाएगा। नक्सलवाद के संबंध किससे हो जाएगा? नक्सलवाद का संबंध किससे होता है? तो आप कहेंगे नक्सलवाद सभी को पता हो जाएगा किससे संबंधित है, उग्रवादी और हिंसक आंदोलन करने वाले व्यक्तियों नक्सलवादी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं, NHRC की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसकी हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपके कहाँ? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग में गठन किया गया? धारा पूछ लिया गया है तो आप कह सकते हैं किस धारा में किया गया है? तो यह किया गया है आपके धारा 21 में। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं? तो आप कहेंगे उनके पास जो शक्तियां प्राप्त होती है दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है, तभी वह जांच करते हैं। चलिए सार्क का सचिवालय कहाँ है? सार्क का सचिवालय हमसे पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे सार्क का सचिवालय जो हो जाएगा काठमांडू में, या मुख्यालय भी कह सकते हैं, तो कहाँ हो जाएगा? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क की अगर बात करते हैं तो टोटल 8 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो आप कहेंगे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न पूछा गया है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को की अगर बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बैंकॉक में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 72 नंबर का प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो यह आपके सॉरी यह वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक पूछा है तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यह आपके वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन की अगर हम बात करते हैं, इसका आविष्कार करने वाला कौन व्यक्ति हो जाएगा? यह करने वाला है L.E. वाटरमैन। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? L.E. वाटरमैन। देखिए अभी इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर हम बात करते हैं तो यह आपके 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में किसान दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्यशास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? भरत मुनि हो जाएंगे। ठीक है, और पाणिनि की बात करते हैं तो इसके पाणिनि की पुस्तक कौन सी हो जाएगी? तो आप कहेंगे अष्टाध्यायी होता है। ठीक है, कालिदास की अगर हम बात करते हैं तो विज्ञान शकुंतलम,
यह पुस्तक पूछी जाती है। चलिए आगे की हम बात करते हैं फटाफट। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? पद्मावती किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप कहेंगे पद्मावती जो है यह मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है पुस्तक रिपब्लिक किसने लिखी है? पुस्तक रिपब्लिक की अगर हम बात करते हैं तो इसके लेखक की बात करते हैं, प्लेटो के द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है, कौन हो जाएगा? एंटीवायरस होता है, कुकीज होता है, मालवेयर होता है या फायरवॉल होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है, तो आप कहेंगे यह कौन सा हो जाएगा? फायरवॉल कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है 80 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। स्काइप की बात करते हैं, स्काइप का मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य उपयोग क्या होता है? स्काइप का आप बात करते हैं, स्काइप का जो मुख्य कार्य होता है वीडियो कॉलिंग और बिजनेस मीटिंग के लिए संबंधित है। ठीक है, स्काइप। अगला प्रश्न है 81 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सोशल मीडिया, एक मिनट, इसमें पूछा गया है आपसे सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक के नाम से जाना जाता है उसका नाम बदल कर के क्या कर दिया गया है? फेसबुक का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? सभी को पता है, मेटा है। उत्तर प्रदेश की मिशन शक्ति योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश की मिशन शक्ति योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो मिशन शक्ति योजना की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो यह योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया है? 2020 में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की कुल कितनी राशि मिलती है? मुख्यमंत्री के द्वारा कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है और इसके तहत कितनी राशि दी जाती है? तो आप कहेंगे इसके तहत जो है टोटल राशि दी जाती है 25,000 रुपये की। ठीक है, 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। और कन्या सुमंगला योजना की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो यह 2019 में शुरू किया गया था। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यह 181 होता है, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि चक्रवात की गति जो है 260 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा हो तो इसे क्या कहते हैं? अगर चक्रवात आता है तो उसकी स्पीड जो है 260 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्या कहा जाता है? सुपर साइक्लोन कहा जाता है। चक्रवात भी कहते हैं, सुपर चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा बता दीजिए क्या है? तो सुपरनोवा की अगर हम बात करते हैं तो सुपरनोवा जो है तारों का विस्फोट जो होता है उसे कहता है सुपरनोवा कहा जाता है। भूस्खलन का खतरा बढ़ाने वाला कारक कौन होता है? भूस्खलन का खतरा बढ़ने का कारक क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका मुख्य कारक होता है वनों की कटाई। अगर आप वन काटते गए तो उसकी जो है मिट्टियाँ जो है वहाँ से बहने लगती हैं तो उसी को कहा जाता है भूस्खलन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसलों के लिए किसानों द्वारा दिए जाने वाली अधिकतम प्रीमियम दर कितनी तय की गई है? अधिकतम प्रीमियम दर की बात करते हैं तो इसके तहत कितनी दर की गई है? तो यह दर किया गया है 1.5% किया गया है। ठीक है, बीमा के तहत रबी फसल के लिए पूछा गया है। निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी के मरीजों को इलाज के दौरान बेहतर पोषण के लिए दी जाने वाली मासिक नगद सहायता राशि हाल ही में 500 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? पहले जो है 500 रुपया दिया जाता है टीबी के मरीजों को, अब वर्तमान समय में कितना दिया जा रहा है यह आपसे पूछा गया है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसकी अब वर्तमान समय में राशि दी गई है 1,000 रुपये। ठीक है, अब जो है 500 के जगह 1,000 रुपये दिया जाने लगा है टीबी के मरीजों को। राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसमें ई नाम योजना भी कहा जाता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसे ई नाम योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अब इसके उद्देश्य की हम बात करते हैं तो कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक बाजार बनाना, ई नाम। चलिए अगला प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था ट्राइफेड द्वारा शुरू की गई वन धन योजना
का लक्ष्य क्या था? वन धन योजना का लक्ष्य क्या हो जाएगा? तो इसका लक्ष्य जो बनाया गया है, इसका लक्ष्य है वन उपजों के मूल्यवर्धन से आदिवासी आय बढ़ाना, ठीक है, यह उसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है 92 नंबर का कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? भारत की कुल जनसंख्या पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे इसकी जनसंख्या, एक मिनट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने थी? तो आप कहेंगे लगभग 121 करोड़ थे, ठीक है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होता है? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में है आपकी, 2011 की जनगणना के अनुसार है। चलिए कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होता है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा जहाँ सबसे कम जनसंख्या है? तो आप कहेंगे सिक्किम राज्य है, यहाँ सबसे कम जनसंख्या है और सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। 2011 की जनगणना का जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? प्रति व्यक्तियों पर कितना व्यक्ति था? ठीक है, देखिए इसके अगर घनत्व की हम बात कर लेते हैं तो यह होता है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर में, जैसे 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई, चारों जो भुजाएं हैं, 1 किलोमीटर प्रति वर्ग में 382 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, यह होता है। चलिए आगे पूछा गया है कि थॉमस कप, एक मिनट इसको हम हटा देते हैं, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप की अगर हम बात करते हैं तो यह बैडमिंटन से संबंधित है, पहले वाले ही ऑप्शन में दिया गया है। कह रहा है कि बास्केटबॉल के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल जो खेला जाता है, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप कहेंगे एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 5 + 5 = 10 होते हैं। चलिए आगे की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस की बात करते हैं तो यह किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा बैडमिंटन, टेनिस से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 99 का, कह रहा है कि पिच की लंबाई क्रिकेट की कितनी होती है? क्रिकेट के पिच की लंबाई की हमसे पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे इसकी लंबाई होती है 22 गज या फिर 20.12 मीटर होता है, जो भी आपसे पूछा जाए। चलिए लास्ट प्रश्न है आपसे पूछा गया है, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे नई दिल्ली में हुआ था, पहला वाला, ठीक है। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। बाकी आपको अगर QR की बात करते हैं तो यहाँ QR दिया गया है, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप इसको स्कैन करके आप उसका आंसर पा सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।